नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। तो देखिए, अगर आप जो है पेट्रोल पंप अब लेना चाहते हैं तो अब आप ले सकते हैं। काफ़ी लोग जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो अब जो है आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जितनी भी लोकेशंस है ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ चुकी है। आप उसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं। मगर उससे पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए कि अगर आप जो है पेट्रोल पंप का बिजनेस करना चाहते हैं, ये नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। इसके जो है काफ़ी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो भी, उनमें भी अभी मॉडिफिकेशन किया गया है, चेंजेस किया गया है। तो देखिए, अगर आप जो है पेट्रोल पंप का बिजनेस करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आप चाहे कितनी भी साइट अप्लाई कर दें, आप जो है पेट्रोल पंप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। पहले इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद ही आप जो है उसमें अप्लाई करिए। और ये जो है पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, इसको अच्छी तरह से समझिए, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिए ताकि अच्छी तरह से आप ये समझ सकें। तो देखिए, चलते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ें समझिए कि ये जो है आरओ यानी कि रिटेल आउटलेट जो है दो तरह के हैं। लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। फर्स्ट जो है रेगुलर है और सेकंड जो है रूरल है। रेगुलर में आप देख लीजिए, सबसे पहले ये अच्छी तरह ध्यान रखिए अप्लाई करते समय कि वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की ही साइट होनी चाहिए, या फिर जो है म्यूनिसिपल एरिया में आती हो, सिटी की साइट हो। और अगर आप रूरल की बात करते हैं तो रूरल की जो है, जो मैंने बताई, उन रोड पे नहीं होनी चाहिए। ओडीआर यानी या फिर गांव के रोड रूरल एरिया में होनी चाहिए। म्यूनिसिपल वगैरह में अगर आ रही है तो उसको आप अप्लाई मत करें, क्योंकि कई बार एडवर्टाइजमेंट्स गलत आ जाती है, बाद में आपको दिक्कत होती है। तो वो पहले कन्फर्मेशन जरूर कर लें। उसके बाद सेकंड देखते हैं, मेन है रिजर्वेशन। रिजर्वेशंस है, कौन कौन सी कैटेगरीज है, किन को रिजर्वेशन मिला है और कितना मिला है, तो ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आती है कंबाइंड कैटेगरी, यानी कि CC1 जिसको बोला जाएगा। जिस साइट के आगे CC1 लिखा होगा उसको आप समझ लीजिए, वो जो है सिर्फ डिफेंस पर्सनल है या फिर पारा मिलिट्री पर्सनल है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, उनके है। मगर ये नहीं कि उनको मिलेगा, उनके रिगार्डिंग भी आगे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अच्छी तरह से आपको पहले देखने होंगे। सेकंड आती है कंबाइंड कैटेगरी 2 यानी कि CC2। वो जो है आउटस्टैंडिंग कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, फ्रीडम फाइटर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से बिलोंग करता है, उनके लिए है। उसके बाद आती है PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड। उसके बाद SC और ST, ये आप सब लोग जानते होंगे, उनकी जो है कैटेगरी है। उसके बाद OBC आती है और लास्ट में जो है ओपन कैटेगरी है। ओपन यानी कि जो जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ओपन में कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब मेन जो है रूल्स रेगुलेशंस क्या रखे हैं वो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। रेजिडेंस, आपका जो स्टेटस है वो इंडिया में होना चाहिए इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। और पैन कार्ड मस्ट है, आपके पास होना चाहिए और उसमें डिटेल भी सही होनी चाहिए। इसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स है, आपको पहले वीडियोज़ मिल जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चेक करना होता है, वो भी आप एक बार चैनल में जाके ज़रूर देख लें। उसके बाद एज जो है आपकी 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपने जो है मिनिमम 10th पास की होनी चाहिए। 10th की भी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो ये जो है अच्छी तरह से आप एक बार देख लें, और इसी के साथ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ना हो। और साथ में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैंड। लैंड, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैंड है, आपके पास लैंड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, उसके बाद मेन आता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रुप वाइज आपको अप्लाई करना है। उसमें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप में भी तो अब इस बार जो है थोड़ा चेंजिंग लाया गया है। ग्रुप 1 में वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास लैंड है, लीज पे ले रखी है। सेकंड जो है ग्रुप 2 में आता है। ग्रुप 2 में आप जो है फर्म ऑफर दे के भी जो है उस साइट पे अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 में जिनके पास लैंड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये जो है सिर्फ इस बार SC और ST कैटेगरी के लिए रखा गया है। वही लोग उसमें जो है ग्रुप 3 में इस बार अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC है, उनके रूल थोड़े अलग हैं, वो भी अच्छी तरह पढ़ लें। उनमें भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है चेंजिंग इस बार मिलेगी। अगर पहले आपने रूल रेगुलेशन अच्छी तरह से पढ़े हैं तो दोबारा भी आप पढ़िए, एक एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इन्वेस्टमेंट नहीं जाता, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके रिगार्डिंग आपको अगर सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो आपको पहले अच्छी तरह से रूल्स रेगुलेशन पढ़ने होंगे, ताकि आप लास्ट स्टेज तक पहुंच सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो है कैटेगरी में ही होता है।
इसके बाद अपन साइट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, दो तरह की साइट होती हैं, एक जो है ए साइट है और सेकंड जो है बी साइट है। ए साइट्स में कौन कौन आते हैं? ए साइट्स में अगर आप बिडिंग में जो है अप्लाई कर रहे हैं, जो बिड का है उसमें आप ए साइट में माने जाएंगे, यानी कि वो कंपनी की साइट रहेगी। और इसी ए साइट में ही CFS को भी रखा गया है, यानी कि जो कॉर्पस फंड स्कीम में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको भी जो है कॉर्पस फंड स्कीम में रखा गया है, वो भी जो है ए साइट्स होगी। सेकंड आती है बी साइट, यानी कि अगर आप DC पंप ले रहे हैं, अपने नाम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो है इसको जो है बी में रखा गया है, यानी कि DC पंप उसको माना जाएगा। तो इनमें भी अलग अलग दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बिडिंग में कितना अमाउंट आपको भरना है, DC में जो है आपका क्या एक्सपेंस वगैरह आएगा, उसके रिलेटेड भी इन्वेस्टमेंट वगैरह का वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएगा। वो भी एक बार अच्छी तरह से आप देख लें, ताकि इनके रिगार्डिंग आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब देखिए, काफ़ी जो है फैमिली रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज आते हैं कि लैंड किसके नाम है, फैमिली के नाम है, फैमिली में कौन माना जाएगा, या फिर आप किसी दूसरे से ले रहे हैं, तो उसमें भी देख लें। सबसे पहले सेल्फ है तो आपके नाम होगी, उसके बाद अगर आपके हस्बैंड वाइफ के नाम है तो भी आपके नाम मानी जाएगी। मदर फादर इंक्लूडिंग आपके स्टेप मदर फादर भी उसमें इंक्लूड रहेंगे। ब्रदर सिस्टर या फिर स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर भी उसमें इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद जो है सन डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर भी उसमें इंक्लूड किया गया है। सन इन लॉ है या फिर डॉटर इन लॉ है, उनकी भी मानी जाएगी। ग्रैंड पेरेंट्स या फिर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों इसमें जो किया गया है, तो इन चीज़ों को भी आप अच्छी तरह से देखिए। अगर आप ग्रुप 2 में अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम भी आपको जो है एफिडेविट्स दो इसमें दिखाए गए हैं अपेंडिक्स 2 के, वो भी आपको साथ में देने हैं। कंसेंट लेटर भी आपको देना है, यानी कि फर्म ऑफर आपको देना है। अगर ये चीज़ें आप थोड़ी सी भी ऊपर नीचे करेंगे तो आपका पहली स्टेज में ही जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। और देखिए, लैंड के भी अच्छी तरह आप ध्यान रखिए। जो भी आप लैंड पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी कि जो रो ऑफ लाइन है वो भी आपको चेक करनी है। कोई भी जो लैंड है वो अक्वायरेशंस में नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी नोटिफाई वगैरह उसके लिए जो है अक्वायरमेंट का ना आया हो। लैंड ओनर जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसके ओनरशिप में वो लैंड होनी चाहिए। उसी के साथ जो है गवर्नमेंट से अगर कोई लैंड आप ले रहे हैं वो है तो उनसे भी आपको एफिडेविट लेना है। इसी के साथ अगर ऑफर लैंड फॉल विद इन द एडवर्टाइजमेंट लोकेशन है, उसमें आपको अच्छी तरह से देखना है, जितना भी डायमेंशन मांगा है वो देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो है एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से चेक करनी है और अकॉर्डिंग आपको ही अप्लाई करना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका पहले ही स्टेज में, चाहे आपका ड्रॉ में सिलेक्शन हो जाए, तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स अच्छी से देखना काफ़ी ज़रूरी है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और जो लैंड के अकॉर्डिंग आपको रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे कितने होने चाहिए, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई और गवर्नमेंट संस्था है, या फिर कोई पुलिया है, सड़क है, उनके रूल रेगुलेशन अच्छी तरह से आपको बताए गए हैं। नेशनल हाईवे की जो है अच्छी तरह से गाइडलाइंस आप जो है फॉलो करें। स्टेट हाईवे की गाइडलाइंस अच्छी तरह से फॉलो करें। रूरल एरिया की जो गाइडलाइंस है वो अच्छी तरह से फॉलो करें। उसके अकॉर्डिंग ही वो लैंड ही वहाँ पे डालें, ताकि इन फ्यूचर आपका किसी भी वजह से रिजेक्शन ना हो। ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी ज़रूरी है। इनके भी वीडियोज़ आपको चैनल में ज़रूर मिलेंगे। एक बार आप चैनल में विजिट करिए और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पेट्रोल पंप से रिलेटेड जो है वो ज़रूर देखिए। और इसी के साथ जो पहले डीलर हैं वो भी जो है SKO के रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह से फॉलो कर लें। देख लें कि आपके पास पहले CC साइट है या फिर आपके पास DC साइट है। मल्टीपल जो डीलरशिप नॉर्म्स होते हैं उसको अच्छी तरह से आप उसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ लें, क्योंकि उनमें भी मेंशन है कि कौन कितने पंप ले सकता है, अप्लाई कर सकता है। उनको भी अच्छी तरह से देखिए। पहले कितनी आपकी सेल है, आपके पास पहले कौन सा पंप है, किसके नाम है, क्या है, वो भी देख लें। अगर दोबारा से आप अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी वाइज देख लें कि आप उस कैटेगरी में कितने पंप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी लोकेशन है, और एक लैंड पे एक अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसकी डिटेल डालनी होगी। तो ये चीज़ें भी अच्छी तरह से एक बार देख लें, क्योंकि इनमें भी आपके रिजेक्शंस के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ जो भी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, चाहे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विदाउट कैटेगरी है, जो भी एफिडेविट्स हैं, वो सारा कोई फॉर्मेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़िए। उनको पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्मेट्स दिए हैं सब आपको बनवाने हैं। उनकी डेट्स आपको चेक करनी है। अगर आप डेट्स भी आगे पीछे कर देते हैं, चाहे वो लीज एग्रीमेंट की हो, एफिडेविट्स की हो,
वो भी आपको चेक करनी है कि किस डेट की वो होनी चाहिए, एप्लीकेशन से पहले की है, बाद की है। उसके बाद एडवोकेटेड लेटर आप जो बनवा रहे हैं उसकी डेट्स भी आपको देखनी है, क्योंकि इनमें और जिस नाम से भी एफिडेविट ले रहे हैं, किस नाम से वहाँ पे बोला गया है उसी नाम से आपको एफिडेविट लेना है। डेट उसकी काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है, डेट हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर आप डेट में ऊपर नीचे करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो 100% आपका फर्स्ट स्टेज में ही कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको फिर से 4-5 साल और आपको फिर दोबारा से वेट करना होगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन चीज़ों का भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, एफिडेविट्स वगैरह अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर ही आप उसमें अप्लाई करें। और इसी के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप देख लीजिए। ओपन कैटेगरी के लिए जो है, अगर रेगुलर आरओ अप्लाई कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए है, ओबीसी के लिए 4 लाख है और एससी एसटी के लिए 3 लाख रुपए है। रूरल आरओ अप्लाई कर रहे हैं तो ओपन कैटेगरी के लिए 4 लाख है, ओबीसी के लिए 3 लाख है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 2 लाख है। फेक एंड फ्रॉड से जरूर बचिए। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको अभी नहीं देनी है, जब आपकी एनओसीज वगैरह हो जाती है, सब कुछ काम हो जाता है, लास्ट स्टेज में आपको देनी होती है। काफ़ी लोग फेक एंड फ्रॉड साइट बना के बैठे हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी टाइम आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं। तो देखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होंगे। आपको अलर्ट रहना है, जब तक नॉलेज नहीं है किसी भी वेबसाइट पे जाके अप्लाई मत करिए, किसी भी फ़ोन को अटेंड मत करिए। अगर कोई कमीशन एजेंट ब्रोकर आपको फ़ोन कर रहा है या फिर कंपनी के नाम बोल के एक फ़ोन कर रहा है, तो उसमें भी आप सबसे ज़्यादा अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए। और इसी के साथ आप जो है ये देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारे रीजंस हैं, आप इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इन सभी रीजंस की वजह से आपके कैंसिल हो सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही से रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशंस आपको बताए हैं वो आपके सही नहीं है, क्योंकि हज़ारों तरह के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कंपनी को पहले से पता होते हैं कि आप कहाँ पे गलती करने वाले हैं, वो आपके जल्द ही पकड़े जाते हैं। तो उनको भी आप ध्यान रखिए। और बाद में भी आपको चांस मिलता है, कितने दिन बाद मेल आएगा, कब आपको अप्लाई करना है, उसके कितने दिन में आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, कितने बार आपको उसमें ऑफर जो है कंपनी की तरफ से मिलेगा। एक बार आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं दे पाते तो कितने दिन बाद आपको फिर से देने हैं, कितने दिन में आप अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत दिया है तो वापस आपको देना है, वो सारा मेल पे कोऑर्डिनेशन होता है। वो भी रूल रेगुलेशन अच्छी तरह से आप पढ़ के रखिए, ताकि आप अच्छी तरह से जो भी नोटिफिकेशन आए उसको ध्यान से रख सकें, उसको कर सकें। और इसी के साथ इस बार आपको जो है अलग से स्केच भी बना के देना है। स्केच किस तरह से बनाना है वो अच्छी तरह से देख लीजिए। जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है, सारी डिटेल वहाँ पे आपको अच्छी तरह से मेंशन करनी है, इसमें भी सारी डिटेल आपको डालनी है। ये स्केच भी आपको बनवा के रखना है, ताकि जब भी वो ये स्केच भी बनवा के रखना है, ताकि जब भी वो डिमांड करे आप उनको ये दे सकें। और एडवर्टाइजमेंट जब भी देखें, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, नेम ऑफ लोकेशन सबसे पहले है, फिर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो मेंशन है, टाइप ऑफ आरओ जैसा कि मैंने बताया रूरल रेगुलर है, एस्टिमेट मंथली सेल वहाँ पे आपकी कितनी होगी वो भी मेंशन है, कैटेगरी कौन सी है मेंशन है, उसके बाद टाइप ऑफ साइट कौन सी है आपकी, सीसीडीसी सीएफएस है, मिनिमम कितना डायमेंशन वहाँ पे चाहिए वो भी मेंशन है, फाइनेंस आपका कितना लगेगा वो भी वहाँ पे मेंशन है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसा रहेगा वो भी है, फिक्स्ड फीस आपकी कितनी रहेगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी रहेगी वो भी अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से वहाँ पे देख लें। तो देखिए, इसके और भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जल्द हम और भी वीडियोस जल्द से जल्द लेके आएंगे, जितनी ज़्यादा हो सके आपको इसमें अवेयर करवाएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें और पेट्रोल पंप जो है ले सकें। तो कंसल्टेंट ज़रूर हायर कर लें, आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, हम भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जल्द ही स्लॉट बुक का ऑप्शन भी आपको जो दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, वो भी हम बंद करेंगे। जितना जल्दी हो सके आप अपने स्लॉट बुक कर लीजिए। स्लॉट बुक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और हम किस तरह की कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से हम आपको गाइड करेंगे, किस तरह से आपको जो है हम हेल्प करेंगे पेट्रोल पंप दिलवाने में, सारी चीज़ें करेंगे, उसके बारे में क्या चीज़ होती है वो भी आपको बताएंगे। तो आप जल्दी से स्लॉट बुक करके बात कर लीजिए। कुछ ही लोगों को जो है उसमें रखेंगे ताकि उनको हम प्रॉपर सर्विस दे सकें। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, अप्लाई करने से पहले आप अच्छी तरह से रूल रेगुलेशन पढ़ लें, चैनल में आप अच्छी तरह से विजिट कर लें। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको जो पेट्रोल पंप के रिलेटेड वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक एक चीज़ें सारी बताई गई हैं। हर प्रोसेस के अलग अलग वीडियोस हैं, किस तरह से अप्लाई करना होता है, कौन सी वेबसाइट्स है। वेबसाइट को लेके भी आपको मैं बता दूं, ओरिजिनल जो वेबसाइट है सेम वैसे ही काफ़ी फेक वेबसाइट्स भी बन चुकी हैं, काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। तो उस चीज़ से भी आप बचिए, सही जगह पे सही तरह से अप्लाई करिए ताकि आप ये पेट्रोल पंप ले सकें। रूल रेगुलेशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और देखिए, जितना जल्दी हो सके किसी भी कंसल्टेंट जो भी आपको ठीक लगे, आपको लगे कि इनको इस चीज़ का पूरा प्रोसेस का जो है नॉलेज है, उनके साथ आप जुड़ जाइए ताकि आप इस बार जो है पेट्रोल पंप ले सकें, उसमें अप्लाई कर सकें
और फिर से एक बार आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि फेक एंड फ्रॉड लोगों से बचिए। काफ़ी आपको कमीशन एजेंट भी अभी मिलेंगे, ब्रोकर भी मिलेंगे, उनसे आप दूर रहिए।